हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 ये क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा जो है उसका किसी द्रव में कंडक्शन होता है कि नहीं, मतलब चालन होता है कि नहीं। साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि विद्युत धारा अगर किसी जल से होकर के प्रवाहित हो रही है तो उसको वो क्या मतलब जल से हो रही है या फिर नींबू के रस से हो रही है। इसी तरह से डिफरेंट केमिकल से जब वो मतलब चल रही है तो कुछ केमिकल्स गुड कंडक्टर हैं, मतलब अच्छे चालक हैं, या कुछ गुड कंडक्टर्स हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग विद्युत लेपन के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कुछ ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर, या साइकिल का जो हैंडल वगैरह होता है थोड़ा चमकीला दिखता है तो उसको कैसे उसके ऊपर दूसरे जो पदार्थ हैं उसके परत चढ़ाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए अब आप लोगों को क्या बताया गया है इस चैप्टर में, एक एक लाइन करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को ना छुए। आपके पिताजी हैं ना, आप लोगों को क्या दिए होंगे? चेतावनी। या हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि स्विच में उंगली मत डालो, बोलते हैं ना स्विच में उंगली मत डालो। या फिर आपके घर में अगर हीटर पे कोई खाना बनाता होगा तो कहता है ना, कोई बड़ा आदमी कोई रहता है वहाँ पे तो बोलता है कि देखना सावधानी से हीटर में हाथ लगाना। तो इस तरह की बातें अक्सर हम लोगों के घरों में होते रहती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक एप्लियंस से जो इलेक्ट्रिक साधित्र होते हैं उसको सावधानी पूर्वक छूना चाहिए। आगे देखिए, हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो, जो पदार्थ है ना वो अपने भीतर से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उनको हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। मतलब वे विद्युत के अच्छे चालक हैं, ठीक है, अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत अब देखो, विद्युत के अच्छे सुचालक कौन कौन से हैं? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं पिछले कक्षा में कि जो लोहा है या फिर एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है या गोल्ड है, मतलब जो मेटल्स होते हैं जनरली वे विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स जैसे हमारे पास प्लास्टिक का ये स्टाइलस है, साथ ही साथ लकड़ी का डंडा है, तो ये सब क्या है? ये विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, तो आप लोग देखे होंगे कि लकड़ी से होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, इसलिए उसको विद्युत का कुचालक कहा जाता है। अरे बात समझ में, बैड कंडक्टर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक समपरिक्षित्र टेस्टर बनाया था। संपरिक्षित्र की बात चल रही है जिसके बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यहाँ संपरिक्षित्र क्या होता है। एक फिगर बना करके आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे देखिए एक फोटो इसका बना हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक सेल लगा हुआ है। क्या है? एक सेल है, और इस सेल के दोनों सिरे पर यहाँ पे और यहाँ पे दो तार जोड़ करके और इसमें एक बल्ब को हम लोग जोड़ लेते हैं तो यह एक टेस्टर की भांति कार्य करने लगता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको हम लोग संपरिक्षित्र कहते हैं, किसमें? हिंदी में। इंग्लिश में इसको हम लोग टेस्टर के नाम से जानते हैं। तो आप इंग्लिश वाला ही याद रखिएगा चूंकि वो आसान है, और हिंदी वाला भी नाम याद रखिएगा चूंकि आपको हिंदी में हो सकता है कि आंसर लिखना हो किसमें? क्लास 8 में, चूंकि आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिक्षित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हम लोगों को याद है बिल्कुल, चूंकि हम लोग तो हमेशा इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ काम करते रहते, तो ये वाला बात तो हमको समझ में आता है। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे हम लोग पहले ही ये देख चुके हैं कि कुछ धातुएं जो है ना, जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम, ये क्या करते हैं? विद्युत को अपने भीतर से होकर के प्रवाहित होने देते हैं, इसलिए ये अच्छे चालक होते हैं विद्युत के। जबकि कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़ हो गया और साथ ही साथ प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब विद्युत का चालन अपने भीतर से होकर अच्छे से नहीं होने देते, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या हैं? कुचालक हैं। कैसे हैं? कुचालक। तथापि अभी तक हमने अपने संपरिक्षित्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी। देखो पिछले क्लास में आप लोग अपने संपरिक्षित्र मतलब टेस्टर का उपयोग करके सिर्फ ठोस पदार्थों का जांच किए थे। किसका?
ठोस पदार्थ का। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, अभी जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग द्रव के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं। जो लिक्विड हैं, लिक्विड में से भी क्या विद्युत का चालन संभव है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। पहली तथा बुझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों मेंस अथवा जनित्र या प्रतिपक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जब भी आप लोग छोटे बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट को करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित, तो उसमें कभी भी मेंस मतलब जो आपके घर में जो बिजली का सप्लाई है उससे कभी भी कोई परीक्षण नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो इन्वर्टर का कनेक्शन है उससे भी कोई परीक्षण नहीं करेंगे, और बड़े बैटरी का सहारा लेकर के भी हम लोग कोई परीक्षण को नहीं करेंगे। उसके लिए छोटे छोटे टार्च का सेल आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, 10 रुपये 20 रुपये का एक सेल आप ले लेंगे, या पुराना टार्च से निकला हुआ कोई बैटरी होगा तो उसी का आप प्रयोग करेंगे अपने किसी भी परीक्षण के लिए। उससे आपको खतरा भी कम रहेगा और साथ ही साथ आप उसका उपयोग भी आसानी से सहूलियत से कर पाएंगे। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। अब हम लोगों के पास है 14.1 14.1 क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। हाँ भाई, कुछ जो द्रव होते हैं ना भाई साहब, वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, कुछ द्रव, जबकि कुछ द्रव विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन भाई साहब अपने में से होकर विद्युत को जाने देते हैं और कौन कौन रोक लेते हैं। तो जो रोकते हैं बहुत खतरनाक है, ठीक है, और जो चालन करने देते हैं हमारे लिए अच्छे अच्छे भाई साहब हैं। नहीं, दोनों हमारे लिए अच्छे भाई साहब हैं ना। अभी आगे हम लोग समझेंगे कैसे अच्छे हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरिक्षेत्र, संपरिक्षेत्र अभी मैंने समझाया था कि किस तरह से बनता है, तो इसी तरह का एक संपरिक्षेत्र यानी कि टेस्टर हम लोग उपयोग में लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चित्र 14.1 का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि अब हम सेल के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बैटरी का उपयोग करेंगे। किसका, बैटरी का उपयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा बैटरी का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कम पावर के बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरिक्षेत्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि यह कार्य कर रहा है या नहीं। अब देखिए, टेस्टर तो हम लोग बना लिए, टेस्टर के उपयोग से पहले हम लोग उसको टेस्ट कर लेंगे कि वह अच्छे से काम कर रहा है टेस्टर की नहीं कर रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है, संपरिक्षेत्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से संपर्क कराइए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो टेस्टर में तार निकला हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से सेल बना हुआ है। अब इसमें से हम लोग 2 तार निकाल दिए हैं, ठीक है। एक क्या होगा, धन टर्मिनल से निकला होगा, एक ऋण टर्मिनल से निकला होगा। और हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ला करके और इसमें बीच में कहीं पे भी हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं, क्या, बल्ब जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, बल्ब। और यहाँ से फिर एक तार निकाल करके हम लोग ऐसे रखते हैं। तो इन दोनों तारों को जब आपस में टच कराते हैं तो ये क्या होता है, ये जो बल्ब यहाँ पे बना हुआ है ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो पहले एक बार इसको टच करके देखेंगे, अगर बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है तो उसके बाद तार वगैरह को चेक करके देख लेंगे कि तार अच्छे से कसा हुआ उसका पेच है या नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्विच जो है खराब हो गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बल्ब फ्यूज हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग चेक करके देख लेंगे। इस क्रियाकलाप में आप लोगों को यही करने के लिए कहा गया है। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संपरिक्षेत्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह सब अब भी कार्य नहीं कर रहा तो सेलों को बदल दीजिए, तो बैटरी को लास्ट में बदल दीजिए। अगर फिर भी कार्य नहीं कर रहा है यानी बैटरी खराब है, तो इस तरह से उसको हम लोग चेक करके रेडी कर लेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है। अब आगे देखिए हम लोगों को क्या करना है। इस प्रकार जब संपरिक्षेत्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो संपरिक्षेत्र हम लोगों का टेस्टर जो रेडी हो गया, अब उसका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के द्रवों को टेस्ट करने के लिए करेंगे। जैसे नींबू का रस हो गया, पानी हो गया, किरोसिन ऑयल हो गया और मस्टर्ड ऑयल हो गया। जो भी हम लोगों के पास लिक्विड चीज़ मिलता है ना, उसको अब उसमें डुबा के हम लोग टेस्ट करेंगे कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर हम लोगों के टेस्टर का बल्ब जलेगा, इसका अर्थ है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, और अगर बल्ब नहीं जलेगा इसका अर्थ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपने भीतर से फ्लो नहीं होने दे रहा है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह उसके भीतर से नहीं हो रहा है। चलिए चेतावनी, थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गया है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेतावनी पढ़ेंगे। क्या चेतावनी है भाई,
अपने संपरिक्षित्र की जांच करते समय इनके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षण से अधिक स्पर्श न कराए। ये कहना चाह रहे हैं कि जो 200 तार लिए है ना, उसको बार बार ऐसे ऐसे नहीं चिपका के देखना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, उसको बार बार आपस में नहीं छुआना है, केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराए, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके पास 10-20 बैटरी है और उसको खत्म करना है तो आप छुआ के भी रख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है क्रियाकलाप 14.2। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कर लीजिए। अगर आपके पास ढक्कन नहीं मिल पा रहे हैं तो बहुत टेंशन में नहीं आना है। आपको क्या करना है, प्लास्टिक का जो कपटी आता है ना, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, वैसा वाला कप आपको कहीं से ले लेना है 5-6, ठीक है। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस लीजिए और उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, 1 चम्मच सिरका ले लेना है। अपने संपरिक्षित्र को इन ढक्कन के समीप लाकर इनके सिरों को नींबू के रस तथा सिरके में डुबोइए। अब आपको क्या करना है, आपको बस ठीक जैसे मैंने बताया था, जो सेल आपका है मेरे प्यारे बच्चों, जो सेल है, अब इसी सेल से एक तार ऐसा निकल रहा है, एक तार ऐसा निकल रहा है, तो एक कप में आपको लिक्विड भर लेना है इस तरह से, और इसको क्या करना है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है हमारा, ये बल्ब ग्लो करेगा कब, जब ये दोनों तारों को इसमें ला करके लिक्विड में डुबाएंगे। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसा है, सुचालक है। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो हम लोग समझेंगे कि वह कुचालक है। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलिए समझते हैं क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक फोटो भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये छोटा सा पात्र है, इसमें नींबू का रस भरा हुआ है। ये देखिए, ये जो चिन्ह होता है विज्ञान में, इसको सेल का हम लोग चिन्ह बोलते हैं। किसका? ये सेल का। और बहुत सारे इस तरह के आपस में जुड़े हुए अगर चिन्ह रहेंगे, जैसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या बैटरी का साइन है। मतलब बहुत सारे सेल आपस में जब जुट जाते हैं तो उनको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये बैटरी वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। ये देखिए बल्ब है, ये क्या है, बल्ब लगा हुआ है। तो और यहाँ से देखिए, एक तार इधर से निकल के इसमें आया है और एक तार इधर से निकल करके इसमें डूबा हुआ है। नींबू का रस अथवा सिरके में विद्युत चालन के परीक्षण करने के लिए ये संपरिक्षित्र बनाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे क्या बताया गया है यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। जब हम लोग जो ये तार को डुबाएंगे उस लिक्विड में, तो 1 सेंटीमीटर से दूर नहीं रखेंगे, लेकिन वो दोनों आपस में टच नहीं करने चाहिए। क्या संपरिक्षित्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? हाँ, यहाँ पे एकदम ध्यान रखना है। ये जो नींबू का रस है ना, नींबू का रस और सिरका, ये दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोनों विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें से जो तार है, ये तार जब इसमें डुबाया जाता है तो इसका जो लिक्विड जो है, मतलब नींबू का जो रस है और सिरका, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उनका चालन होता है ना। नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो ये दोनों सुचालक होते हैं, नींबू के रस और सिरका दोनों। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, आगे समझने का कोशिश करते हैं क्या है। देखो, इसके संबंध में आप जब नेट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि जो सिरका है ना, वह कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक। लेकिन यह क्या है कि बहुत एम्बिगस है, तो इसको जब तक आप टेस्ट अपने से नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने टेस्ट देखा है, जो होता है ये सिरका होता है ना, सिरका में भी बल्ब ग्लो करता है, तो इसको हम लोग सुचालक की श्रेणी में अभी रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे समझते हैं क्या है। जब संपरिक्षित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। जैसे देखिए, जब इसको हम लोग इसमें डुबाएंगे और विद्युत धारा क्या होगा, जब इसमें से बहने लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जिसके चलते बल्ब जो है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। अगर वह सुचालक होगा तब। और अगर यह कुचालक होगा, अगर कोई लिक्विड है, अगर वह कुचालक है, तो यह क्या होगा, यह परिपथ पूर्ण नहीं हो पाएगा और वो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे स्विच होता है ना, तो यहाँ पे लिक्विड जो है ना स्विच का काम कर रहा है। अरे ये बात समझ में? जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ बल्ब जलने लगता है, तो वैसे ही जैसे ही इसमें हम लोग तार को डालते हैं तो बल्ब जलने लगेगा, और तार को बाहर निकालेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। अगर यह सुचालक होगा तब। अगर कुचालक होगा तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है।
परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपरिक्षित्र का परिपथ पूरा नहीं होता। तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता, मतलब उसमें से विद्युत धारा जब नहीं बह पाएगा, तो संपरिक्षित्र का जो परिपथ है वह पूरा नहीं होता तथा बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है। इसको आप लोग घर पे आसानी से बना करके टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी है और आप लोगों को करना भी है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन आता है। कभी कभी जब आप नींबू का रस या सिरका या इस तरह के कोई मटेरियल को लें और उसमें जब आप क्या करेंगे, अपने तार को जब डुबाएंगे आप, तो हो सकता है कि बल्ब न जले। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, जो जब हम लोग लिक्विड में डुबा रहे हैं तो बल्ब दीप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण हो सकता है, क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी वह दीप्त क्यों होता है। बल्ब में जब विद्युत धारा हम लोग भेजते हैं तो वो क्यों जलने लगता है कोई बल्ब, वह इसलिए जलने लगता है कि जो उसका फिलामेंट होता है कोई बल्ब का, आप लोग बल्ब देखे होंगे ना जी, आप इस तरह बल्ब रहता है तो बल्ब में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ से ऐसे दो निकला हुआ रहता है और इसमें लगे होते हैं फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जब गर्म होता है विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव के कारण, तापीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो ये जब गर्म होता है तो इसका फिलामेंट क्या होता है, जलने लगता है। यही बात यहाँ पे समझाया गया है। देखिए क्या कहता है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण, जो उष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा का, उसके कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट परिपथ में कम मात्रा में जा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो तंतु है ना बल्ब के, ये पर्याप्त गर्म नहीं होंगे और क्या होगा, वो ग्लो बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर है यहाँ तक, कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर कोई परिपथ है उसमें विद्युत धारा कब दुर्बल होती है और कब प्रबल होती है। तो देखो यह किस चीज़ पे निर्भर करता है, आप लोगों को पता है क्या पहले से। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करता है लेकिन कम मात्रा में जाता है। कैसा जाता है, कम मात्रा में। तो वैसे चालक को हम लोग हीन चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, हीन चालक। उसमें से उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, जिसके कारण संपरिक्षित्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है ना। अब जो क्या है, इसका क्या कारण है कि दुर्बल करंट वहां पे आता है, अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आगे चलेंगे तो अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे अभी हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपरिक्षित्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके। देखो इसको तो बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रबल धारा और दुर्बल धारा क्यों उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए एक कप है, ठीक है, इस कप में क्या लिया गया है, जल लिया गया है, आसूत जल। कैसा, डिस्टिल्ड वाटर लिया गया है। तो डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। डिस्टिल्ड वाटर का मैं बात कर रहा हूं ना। लेकिन जैसे ही इसमें आप नमक घोल देंगे, क्या घोलेंगे, NaCl, नमक घोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसमें, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें, तो यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। वैसा ही कैसा हो जाएगा, ये सुचालक हो जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ, चूंकि कोई भी वस्तु सुचालक या कुचालक इस पे निर्भर करता है उसका कि उसके भीतर में जो आयन की मात्रा कितनी है, फ्री रेडिकल्स। मतलब अब देखिए जो NaCl है ये पानी में जाने के बाद क्या होता है, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, Na+ और Cl- आयन्स में ये टूट जाते हैं। और ये जो आयन होते हैं ना, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई आवेश जो होता है, ये आवेश के कारण विद्युत धारा को अपने भीतर से बहने देते हैं। तो ये जो आयन्स हैं जिसमें, और ये NaCl यहाँ पे क्या है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, जो किसी लिक्विड में घुलने के बाद क्या करता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स उत्पन्न कर रहा है टूटने के बाद। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो चार्ज पार्टिकल्स की मात्रा जितना अधिक होगी उसमें विद्युत धारा उतना ही तेजी से बहेगा। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो जो अब आते हैं यहाँ पे, इस पे जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए
कोई ऐसी वस्तु है जिसमें से कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आखिर उसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे? बल्ब तो आपका जल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो क्या होता है जिसमें से कम विद्युत धारा बहता है तो उस कंडीशन में बल्ब का जो फिलामेंट है उतना गर्म नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उसको पकड़ पाएं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को अलग तरह का संपरिक्षित्र बनाना पड़ेगा। जो पहले संपरिक्षित्र हम लोग बनाए थे जिसमें एक बैटरी, तार और बल्ब का हम लोग उपयोग किए थे, अब उससे काम नहीं चलेगा। एक दूसरे तरह का संपरिक्षित्र हम लोगों को उपयोग करना पड़ेगा। अब वह दूसरे तरह का संपरिक्षित्र क्या है, अब उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बारे में आपको बताया गया है। एक अन्य संपरिक्षित्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा के अन्य प्रभाव का उपयोग करेंगे। वह कौन सा प्रभाव है? तो वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग करके क्या कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि कौन विद्युत का सुचालक है और कौन कुचालक है। अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अब हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करके हम लोग संपरिक्षित्र मतलब टेस्टर बनाएंगे, जो यह निश्चित करेगा कि कौन सा द्रव जो है वह विद्युत का सुचालक है और कौन सा द्रव विद्युत का कुचालक है। चले आगे, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, जान रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, इलेक्ट्रिक का तार है, और इसके पास जब एक चुंबक वाला सुई लाइएगा ना, जिसमें क्या लगा हो, चुंबकीय सुई लगा हो, तो इसमें विक्षेप मिलेगा आपको। ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये अपने जगह से अलग हट जाएगा चुंबकीय सुई। यह चुंबक का गुण होता है कि जहां से भी इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा जिस तार से भी बह रहा हो, उसके पास जब हम लोग किसी चुंबक को लाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग हट जाता है, डिफ्लेक्शन उसमें हो जाता है। अरे ये बात समझ में। और इसी गुण का हम लोग उपयोग करके अब पता करेंगे कि किसमें विद्युत धारा बह रहा है और किसमें विद्युत धारा नहीं बह रहा है। चलो देखो, विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखता है। अब देखो, अगर पहले क्या हो रहा था, कम मात्रा में विद्युत धारा बह रहा था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये है कि बहुत कम मात्रा में भी अगर विद्युत धारा बहेगा ना, तो ये जो चुंबक वाला सुई है ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा, मतलब अलग हट जाएगा। तो ये इसका फायदा है, तो इसीलिए अब हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपरिक्षित्र बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं भाई साहब। अब इसी को तो बनाने जा रहे हैं, आप लोग भी अपने घर में इसको बना सकते हैं ना। चलिए देखिए, मैं अच्छा आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सारा जितना भी यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इन सारे चीज़ों का टेस्ट भी हम लोग अब करवाएंगे, ठीक है? आप लोगों का जितना भी यहाँ पे क्रियाकलाप करवाया जा रहा है, मैं क्रियाकलाप भी करवा के अब दिखाऊंगा आपको, एक एक चैप्टर का बना करके हम लोग डालेंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों को खाली समय मिलेगा हम लोग उसको बना करके आप लोगों को शो करना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप चित्र 14.2 के संपरिक्षित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखिए, पहला तो हम लोग बात की है कि अभी हम लोग कौन सा प्रभाव का उपयोग करेंगे भाई, बताइए, आप लोग याद कीजिए और सोच करके बताइए, तब तक हम लोग इधर करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो अब हम लोग क्या सीखे कि उष्मीय प्रभाव का तो प्रयोग सीख गए, अब हम लोग चुंबकीय प्रभाव का भी प्रयोग सीख गए कि चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करके भी हम लोग यह जान सकते हैं कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या किसी द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए, एक और तरीका है, तीसरा तरीका, इसका भी प्रयोग करके हम लोग यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी द्रव से या किसी ठोस से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। आप चित्र 14.2 के संपरिक्षित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। आप लोग इस तरह का एलईडी बल्ब देखे होंगे। ये जो एलईडी बल्ब है ना, इसका भी प्रयोग करके हम लोग संपरिक्षित्र बना सकते हैं और यह बहुत कम विद्युत धारा में भी अच्छे से ग्लो करता है। जहाँ पे बड़ा वाला बल्ब, जो टार्च वाला बल्ब है, जहाँ पे ग्लो नहीं करेगा वहाँ पे भी ये ग्लो करेगा। तो इसका उपयोग करके हम लोग संपरिक्षित्र बना सकते हैं। तो इसका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब इसका नाम है एलईडी। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं इसको? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म है।
एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होते हैं। इसका एक खासियत होता है कि अगर दुर्बल विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी किसी तार से या किसी लिक्विड से तो उसमें भी यह जलना शुरू हो जाएगा। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। अब देखो जो एलईडी होता है ना, इसमें दो तार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक तार आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा लंबा है और एक वाला तार क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो जो छोटा वाला तार होता है ये ऋण टर्मिनल होता है, मतलब माइनस होता है, ठीक है। और जो लंबा वाला तार होता है यह धन टर्मिनल होता है। तो जब भी हम लोगों को धन टर्मिनल जोड़ना होगा तो लंबे वाले तार से जोड़ेंगे और ऋण टर्मिनल जोड़ना होगा तो किससे जोड़ेंगे, छोटे वाले तार से जोड़ेंगे। यह बात आप लोगों को एलईडी के प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का एलईडी जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं क्या बताया गया है इसके बारे में। कहता है कि एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। ये जो तार होते हैं ना, इनको एक खास नाम से जाना जाता है, लीड्स के नाम से। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो यहाँ तक बात अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले ही आप लोगों को ये सारी बातें समझा दी है। आगे देखिए, अब हम लोगों के पास है क्रियाकलाप 14.3। यहीं पे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही प्रयोग किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, माचिस की खाली डिब्बिया लीजिए। आपको क्या करना है, माचिस का डिब्बा यहाँ पे दिख रहा है ना, तो खोखला वाला ले लेना है, खाली डब्बा माचिस का। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और उस पर क्या करना है, इस पर ऐसे ऐसे एक तार लपेट देना है, थोड़ा सा लंबा सा तार रखिएगा। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी एक टर्मिनल से जोड़िए और इसके भीतर में देखिए क्या लगा हुआ है, इसके भीतर में लगा हुआ है वही चुंबक, क्या है, चुंबकीय सुई ना। तो इसको क्या करते हैं भाई, इसके दो सिरे को, एक को बैटरी से जोड़ देते हैं और दूसरे तरफ वाला ऐसे ही छोड़ देंगे और एक पीछे से, मतलब धन टर्मिनल वाला इधर से, ऋण टर्मिनल वाला इधर से निकाल करके इसको रखेंगे। अब ये क्या करेगा, अब बल्ब के जगह पे आप देखिए, जो पहले हम लोग समपरिचित्र बनाए थे उसमें यहाँ पे किसका प्रयोग किए थे, बल्ब का, लेकिन यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे चुंबकीय सुई का प्रयोग हो रहा है। यही दोनों तरह के समपरिचित्र में अंतर है, टेस्टर में अंतर है हमारा। यह क्या करता है, बहुत कम विद्युत धारा को भी संसूचित करता है, अच्छे से पकड़ लेता है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। जैसे ही दोनों को एक मिनट, मतलब थोड़ा सा ऐसे सटाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो सुई है चुंबकीय सुई, उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरिचित्र तैयार है। अब इस संपरिचित्र का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। अब हम लोग क्रियाकलाप को आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से। क्या संपरिचित्र, अब क्या करना है, जो संपरिचित्र है उसको नींबू के रस में डुबा करके, और आगे आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग वो जो आपका संपरिचित्र है उसको नींबू के रस में और सिरके के रस में अब डुबा डुबा करके आप लोग प्रेक्षण करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो संपरिचित्र है, मतलब आपका जो टेस्टर है ना, जब भी आप उसका उपयोग करेंगे तो उसके जो टर्मिनल्स हैं, मतलब यहाँ पे 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जो ये दोनों टर्मिनल है ना, तो इसको थोड़ा सा कोई चीज़ से, कपड़े वगैरह से बार बार पोंछ लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या बताया गया है। पोंछ कर सुखाइए। इन क्रियाकलाप को अन्य द्रव्यों जैसे कि टोटी का पानी, टोटी तो समझते हैं ना जी आप लोग, नल के पानी के बात चल रहा है, टैप का, तो टोटी के पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए और उसी क्रिया को आप बार बार डुबा डुबा के आपको टेस्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, हम लोग भी जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था। आप लोगों को मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको टेस्ट करके जरूर देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दिया होता है, हम लोग सोचते हैं छोड़ो ना, कौन पढ़ता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको इग्नोर नहीं करना है ना। इसी को इग्नोर करते हैं तो आगे हम लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या उत्पन्न होने लगती है। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपरिचित्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। क्लियर है। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। तो सबको टेस्ट करना है और कहां पे नोट करना है, जाके नोट करना है 14.1 में, सारणी में। तो मैं अभी आप लोगों को यहां पे बताऊंगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग करके थोड़ा सा देखेंगे इसको कि आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। सुचालक और हीन चालक, मतलब कौन अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और कौन थोड़ा कम मात्रा में कंडक्ट कर रहा है, बैड कंडक्टर उसको हम लोग बोलते हैं। कौन बैड कंडक्टर है और कौन गुड कंडक्टर है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है भाई, नींबू का रस का बात चल रहा है। तो चुंबकीय सुई का विक्षेप, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी को ये चूंकि कंडक्ट करता है तो कंफर्म है कि ये
चुंबकीय सुई में विक्षेप दर्शाएगा, मतलब हाँ है यहाँ पे, ठीक है। ये सुचालक है, मतलब अच्छा चालक है। नींबू का रस कैसा चालक है? अच्छा चालक है। सिरका भी हाँ है, सिरका में भी क्या करेंगे? हाँ है भाई साहब। और ये भी कैसा है? ये भी गुड कंडक्टर है। देखिए सुचालक के लिए हम यहाँ पे टिक करेंगे और हीन चालक के लिए क्या करेंगे? काट देंगे ऐसे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। टोटी का पानी कैसा होता है? टोटी का पानी भी हाँ होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब ये चुंबकीय सुई में विक्षेप दर्शाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहता है कि यह सुचालक है जी, टोटी का पानी, हाँ जी सुचालक होता है। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में तो नहीं है। वनस्पति तेल क्या है? इसमें जो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी इसे पास नहीं करता है, तो ये हीन और ये किसी तरह का चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं दर्शाएगा। और साथ ही साथ यह हीन चालक भी है। कैसा चालक है? हीन चालक। किसकी बात चल रही है? वनस्पति तेल। दूध का बात चल रहा है। दूध सुचालक होता है भाई साहब, इसको हमेशा ध्यान रखना है ना। इसलिए दूध में कभी भी इलेक्ट्रिक का करंट डाल करके उसको मत छुइएगा, नहीं तो परलोक गमन कर जाइएगा ना। इसको ध्यान में रखना है हमेशा। आगे देखिए, तो इसको क्या करेंगे? इसमें भी टिक मार देते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, सुचालक है। अच्छा, शहद, शहद जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। मैं पहले सोचता था ना कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता है। मैं आप लोग का जब उम्र का था मेरे को लगता था शहद में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकता है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से और भी सारी चीज़ों को आपको लेकर के इस पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया है आप लोगों को। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके। सारणी 14.1 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। यहाँ तक तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई। जब समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। जब ऐसे दो तार को हम लोग ऐसे रखते हैं बैटरी से जोड़ करके, तो उस समय उनके बीच में क्या होता है? हवा रहता है। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत के हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तड़ित कहने का तात्पर्य है वज्रपात ना। जिस समय आकाश से बिजली चमकता है उस समय वह बिजली हवा से होकर के ही जमीन पे आता है, तो उस समय तो बिजली हवा का सहारा लेकर के धरती तक आ रहा है। तो यहाँ पे यानी जो हवा है उस समय विद्युत के सुचालक के जैसा काम कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे पहली कन्फ्यूजन में है कि जब हम लोग ऐसे दो तार को बैटरी से सटा करके ऐसे हवा में रखते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों कंडक्ट नहीं करता है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इससे प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। देखो यही बात है, हम लोग कभी कभी पदार्थ को दो भागों में इसीलिए बांट के देखते हैं, हीन चालक और सुचालक। कभी कभी कुछ पदार्थ जो होते हैं ना वे कुछ कंडीशंस में हीन चालक होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में वे सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। किसमें? विशेष परिस्थिति की बात चल रही है। विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ मतलब ज्यादातर पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा, यहाँ डायरेक्ट विद्युत रोधी नहीं कहा जाता है, ठीक ना। इसको विद्युत रोधी भी बोला जा सकता है, मतलब एकदम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अपेक्षा विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं। तो यह बात अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका विद्युत रोधी नाम नहीं रखे सर हीन चालक क्यों नाम रखे हैं। तो यह समझ में आ गया के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। तो साइंटिस्ट इस तरह से नाम प्रयोग किए, इसीलिए मैं भी इस तरह से इसका नाम ले रहा था। यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। अच्छा जी, टोटी के पानी में हम लोग टेस्ट किए हैं, आपको बताया था कि जो टोटी का पानी होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, वो गुड कंडक्टर होता है। आइए अब आसूत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करें। जो बैटरी में पानी डाला जाता है ना जी, उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। आप लोग दुकान में देखे होंगे, आपके घर पे इन्वर्टर होगा तो उसमें पानी डालने के लिए आया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके डिस्टिल्ड वाटर का जो दुकान है वहाँ पे देख सकते हैं, अपने पापा से पूछ सकते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मतलब आसूत जल जो होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। और इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उसके भीतर में क्या होता है, किसी तरह के आयंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? आयंस नहीं होते, जिसके चलते वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है?
चलो आगे देखो, मतलब आयंस कहने का तात्पर्य वहां लवण से लिया जाता है, किसी तरह का लवण उसमें नहीं घुला हुआ रहता है, एकदम शुद्ध रहता है, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसूत जल भरिए। उसी तरह से लेना है सैंपल आप लोगों को। अब आसूत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है तो मैंने बता दिया कहाँ से आपको प्राप्त होगा। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसूत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसूत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। जब आप इसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह विद्युत चालन नहीं करता है आसूत जल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप क्या पाते हैं, क्या आसूत जल विद्युत चालन करता है? नहीं, आसूत जल विद्युत चालन नहीं करता है। अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसूत जल में घोलिए। अब क्या करेंगे, एक चुटकी हम लोग साधारण नमक लेंगे और साधारण नमक को जैसे ही आसूत जल में घोलेंगे तो उसमें किसकी मात्रा, चूंकि यहाँ पे जो नमक है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है और नमक में Na और Cl क्या है, उसके जो आयन है Na और Cl के रूप में नमक टूट जाता है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन के रूप में, धनायन और ऋणायन के रूप में। और जब वो आयन वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं, तब वो विद्युत का चालन करना शुरू कर देता है आसूत जल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फिर परीक्षण कीजिए तो उसके बाद जब नमक घोलने के बाद जब उसमें आप परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह विद्युत धारा का चालन करना शुरू कर देता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। जब हम आसूत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है ना। यह बात हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत बार इसको अभी तक बोल दिया। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो जल हम लोगों को नल से, हैंडपंप से, तालाब से, नदी इत्यादि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। क्या घुले होते हैं? लवण घुले होते हैं। जैसे जो नमक है ना, नमक में Na प्लस और Cl माइनस क्या है, उसके लवण है। तो जैसे ही आसूत जल में उसको घोले थे तो क्या हुआ था, आसूत जल में वही लवण आ गया था, जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लगा था। ठीक इसी की बात चल रही है कि जो हम लोग अपने घरों में जो पानी उपयोग करते हैं वह शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लवण घुले हुए रहते हैं। इसीलिए वह क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। और यही कारण होता है कि जो घर में हम लोग जल प्रयोग करते हैं वह विद्युत का सुचालक होता है। और इसके विपरीत क्या होता है, जो आसूत जल होता है, मतलब एकदम आसूत जल जो है, जो शुद्ध वाला एकदम डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें लवण नहीं होता, लवण नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए यह क्या होता है, हीन चालक होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं कर पाता। यही बात आप लोगों को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जल में खनिज लवण की उपस्थिति हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है जब वो अल्प मात्रा में हो, परंतु ये लवण जल को चालक बना देता है। लेकिन इसी लवण के उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसी लवण के उपस्थिति के कारण ये जो जल है यह चालक बन जाता है, मतलब विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से बिजली के तार को हम लोगों को क्यों नहीं छूना चाहिए, इसका कारण आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसूत जल में घोला जाता है, हम लोग पहले ही देखे हैं कि जो साधारण नमक था उसको जब हम लोग किसमें, आसूत जल में घोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। आपने देखा ना कि जब साधारण नमक को, देखिए क्या है, एक पात्र में हम लोग लिए थे, क्या इसमें था आसूत जल। कैसा जल था जी, आसूत जल था। और इस आसूत जल में जब हम लोग ऊपर से साधारण नमक डाले चम्मच से, इसमें क्या डाले हम लोग, नमक, तो पहले तो आसूत जल जो था, ये आसूत जल ये विद्युत का सुचालक नहीं था, लेकिन जैसे ही नमक इसमें हम लोग मिला दिए यह अच्छा चालक बन गया। वे कौन से अन्य पदार्थ है जो आसूत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए पता लगाएं। अब और भी कौन कौन सा चीज को हम आसूत जल में घोल देंगे तो वह चालक बन जाएगा, उसका अभी पता लगाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को। चेतावनी, अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्रियाकलाप 14.5 पढ़ेंगे।
बोतलों के प्लास्टिक या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। जैसा कि पहले हम लोग किए थे उसी तरह से क्या करेंगे, स्वच्छ ढक्कन लेंगे। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसूत जल लेंगे, भरेंगे। एक ढक्कन के आसूत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या लेना है समझ में आ रहा है? कुछ बूंद नींबू का रस लेना है या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेना है। अब दूसरे ढक्कन के आसूत जल में कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक के कुछ बूंदे मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसूत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम प्राप्त हुए। तो मैं अभी बता देता हूं, चूंकि अभी एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नींबू जिसमें लिया जाएगा वो तो करेगा ही, सुचालक होता है। साथ ही साथ जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाएगा वह भी विद्युत का सुचालक होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड का जो घोल बना है आसूत जल में, वह भी क्या होगा, वह भी विद्युत का सुचालक होगा। लेकिन जो आसूत जल में चीनी का घोल बना है वह कैसा होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। तो यहां तक अच्छे से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझने का कोशिश करते हैं क्या आप लोगों को बताया गया है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जो अच्छे सुचालक होते हैं ना, वो साधारणतया क्या होते हैं, या तो वे द्रव जो हैं अम्ल, क्षारकों या लवणों के क्या होंगे, विलयन होंगे। अधिकांशतः द्रव कैसे होंगे, अम्ल के, क्षारकों के या लवण के विलयन होंगे। क्लियर है? अब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ठीक है भाई, हम लोगों को यह पता चल गया कि द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जब किसी द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या चालक विलयन से प्रवाहित होगी तो उस पर कोई प्रभाव उत्पन्न करती है कि नहीं करती है, इसको अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब क्या कहानी चल रहा है। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता लगाएं। क्लास 7 में आप लोग तो पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे, कुछ प्रभाव के बारे में वहां पे पढ़े थे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 14.6 हम लोगों के पास है। 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। आप लोगों को क्या करना है, 2 बैटरी ले लेना है। बैटरी हम लोग बोलचाल की भाषा में जो गांव में टार्च में यूज करते हैं उसको सेल नहीं बोलते, बैटरी ही बोल देते हैं। तो उसमें से 2 सेल आपको ले लेना है और उसको तोड़ करके उसके भीतर में क्या कार्बन के 2 रॉड लगे होते हैं। अगर आप नहीं देखें तो तोड़ कर उसको देख सकते हैं, उसके भीतर कार्बन के 2 रॉड होते हैं। उसको आपको कैप के साथ निकाल लेना है और उनके जो कैप हैं, मतलब जो टोपी है, देखिए यहाँ पे इस तरह का रॉड आपको मिलेगा, तो इसको आपको तोड़ करके निकाल लेना है। मोटे वाले बैटरी से निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको मिलेगा, मोटा वाला जो सेल होता है उससे। तो इसको तोड़ कर निकाल लेना और इसके ऊपर जो कैप लगे हुए हैं उसको रेगमाल से या फिर खुरदुरे किसी कपड़े से अच्छे से रगड़ के क्या करेंगे, इसको हम लोग साफ कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। इन पर तांबे के तार लपेटिए और इन्हें एक बैटरी से जोड़िए। और इस पे क्या करना है, तांबा का तार आपको इस तरह से लपेट लेना है और उसके बाद इसको किसी से एक बैटरी से आपको जोड़ लेना है। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो ये कार्बन का 2 छड़ हम लोग निकाले हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी सेल में लगा हुआ जो कार्बन का छड़ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड का यह परिभाषा आप लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कार्बन के छड़ देखिए यहाँ पे दर्शाए गए हैं, क्या है, ये दोनों कार्बन के छड़ हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके ऊपर टोपी लगा हुआ है और इससे क्या तार जुड़ा हुआ है बैटरी से, ये धातु की टोपी बनी हुई है। कार्बन का छड़ है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना, तो यहाँ पे यही चीज इस फिगर में दिखाया गया है। आगे देखिए अब क्या बताया गया है। इसके स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वह न मिले कार्बन वाला तो आप उसकी जगह पे लोहा का कील भी प्रयोग में ला सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू का रस की कुछ बूंदे आप उसमें मिला सकते हैं। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए या सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। यह आपको देखना है कि उसका जो टोपी है जल से उसको बाहर रखना है। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रॉनों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या अब आप इलेक्ट्रोडों के समीप
किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। आप देखेंगे कि जो दो लगे हुए थे इस तरह से, दो इलेक्ट्रोड जो हम लोग डाले थे, इसके समीप में आप देखेंगे कि कुछ गैस के बुलबुले जैसे आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या हम बिलियन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। कक्षा 7 में आप लोग पढ़े थे कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वहाँ पे या तो कुछ प्रकाश निकलती है, कोई ध्वनि निकल सकती है, या वहाँ पे कोई गैस उत्पन्न हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या कुछ ऊष्मा निकल सकती है। तो इसके आधार पर हम लोग यह निर्धारित कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हो रही है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे पास, इन्होंने क्या खोज किया था इसके बारे में समझते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ, ये रसायन विज्ञान के जानकार थे, रसायनज्ञ थे, विलियम निकलसन, इनका क्या नाम था? विलियम निकलसन। 1800 ईस्वी की बात चल रही है। इनका जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में और 1815 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, मतलब दो इलेक्ट्रोड, अभी हम लोग जो क्रियाकलाप कर रहे थे, इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आते कहाँ से हैं? ये जो जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H यहाँ पे हाइड्रोजन को शो कर रहा है और O किसको शो कर रहा है? ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर, मतलब ऋण टर्मिनल पे चले जाते हैं। हाइड्रोजन कहाँ पे चले जाएंगे? ऋण टर्मिनल पे। और जो ऑक्सीजन के बुलबुले हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे? धन टर्मिनल पे चले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो रही होगी कि मैं क्या बताना आप लोगों को चाह रहा था। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। अब देखो, गैस के बुलबुले बन रहे हैं तो समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है उस पर कोई धातु का निक्षेप हो सकता है, मतलब एक लेप जैसा चढ़ सकता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोड बना हुआ था, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा था भाई? ये इलेक्ट्रोड था ब्लैक कलर का, लेकिन इसके ऊपर से क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए ये नीला कलर का था, इसके ऊपर से एक दूसरे धातु का अगर एक लेयर चढ़ जाए, मतलब रेड कलर का ये हो जाए ब्लू के जगह पे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि किसी अन्य धातु का उसके ऊपर निक्षेप हो गया। ठीक है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है और जो विलयन है उसका कलर भी बदल सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयनों तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, ये किस पे निर्भर कर रही है? जो उसमें उपयोग हो रहा है विलयन, और साथ ही साथ जो उसमें इलेक्ट्रोड है उस पे यह निर्भर करेगी। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। तो ये किसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताया गया है। बूझों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल या वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं। अब बूझों के दिमाग में आया कि अच्छा, अब तो ये पानी वानी सब टेस्ट कर लिए भाई, हमारे आसपास कील वगैरह जो था, लकड़ी वकड़ी सब में फिट करके अपना जो इक्विपमेंट है उसको टेस्ट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करें सर, अब तो बहुत परेशान हो गए हैं। तो अब इसको सोचा कि अच्छा रुको, अब तो आलू प्याज भी बचा है। तो क्या करने लगा, अब आलू काटा, कहा कि चलो अब इसको आलू भाई को परीक्षण करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अब वो जा रहा है आलू का परीक्षण करने। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा। उसने क्या किया, आलू को 2 बराबर भागों में काट लिया तथा सन परिक्षेत्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हिंदी का कितना तगड़ा तगड़ा वर्ड दिया हुआ रहता है, निर्विष्ट कर दिया। ये नहीं बोल सकता था कि उसमें खोस दिया, लगा दिया, निर्विष्ट कर दिया बोल रहा है। तो इसे डरना नहीं है। उसमें क्या किया, आलू में इसको ऐसे दोनों तारों को ऐसे लगा दिया, उस पर गाड़ दिया। ठीक है, तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और जैसे ही वह आलू में अपने संपरिक्षेत्र को ऐसे लगाया, उसकी माँ उसको क्या की, बुला ली। अब वो संपरिक्षेत्र उसी में लगा हुआ रह गया, चूंकि वह भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है। तो देखा, वो जब बच्चा वापस आया तो देख रहा है कि अरे ये जो तार है ना, तार में देखिए यहाँ पे ये देख रहा है कि आलू के पास कैसा हरा रंग का एक ठो जो है गोल घेरा बन गया है भाई। अब वो क्या सोचने लगा,
जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। वाह वाह। तब वो क्या इससे प्रेक्षण करता है, उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। अब वह बच्चा जब इसको देखा तो वो सोचा कि आखिर यह एक बार हो रहा है या यह बार बार हो रहा है। पहेली की सहायता से अब वो इसको बार बार करके देखा। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब एक बार कोई घटना घट जाता है तो उसको बार बार करके देखते हैं कि हर बार हो रहा है कि अचानक से ऐसे ही हो गया है। ठीक है, उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल पर, किस पर, धन टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल पे से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी, जैसे कोई बैटरी है उसका धन या ऋण टर्मिनल अगर पता नहीं चल पा रहा है तो उस कंडीशन में उसके धन टर्मिनल के खोज के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है कि उसका धन टर्मिनल पता आसानी से इसके माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय लिया। क्या आप लोगों को कोई बाल पत्रिका का नाम याद है? जैसे एक बाल पत्रिका आता है विज्ञान प्रगति, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पता नहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आप उसको खोजने का प्रयास जरूर करेंगे। और भी बहुत सारे बच्चों के लिए पत्रिका इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के साथ उसको भी खाली समय में पढ़ने का आदत बनाइए, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा। याद रखिए कि बुझो ने इस परीक्षण से प्राप्त किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। तो आलू से क्या हो रहा है, विद्युत चालन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है विद्युत लेपन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत लेपन के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों की विद्युत लेपन क्या हुआ है। स्मरण कीजिए बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम। आप देखते हैं ना, जब नया साइकिल खरीदते हैं तो उसका जो हैंडल होता है साथ ही साथ जो उसका रिम होता है वो बहुत चमकदार होता है। आप लोग भी इस बात को अनुभव किए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तथापि यदि दुर्घटनावश अगर लेकिन जब साइकिल पुराना हो जाता है या कहीं पे साइकिल गिर जाता है तो उस पर देखते हैं स्क्रैच आ जाने के बाद, वो एकदम खरोच आने के बाद गंदा दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है, उसकी चमक क्या होती है, कम हो जाती है, चमकदार परत उतर जाती है। आपके कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा। आप लोग देखते हैं ना, आपके घर में माँ या फिर दीदी वगैरह होंगी तो वो क्या करती हैं, जो गहना पहनती हैं जो सोने या चांदी का नहीं है तो उसके ऊपर क्या सोने या चांदी का परत चढ़ा हुआ रहता है, लेप चढ़ा हुआ रहता है, तो वो बिल्कुल सोने और चांदी की तरह दिखता है। लेकिन कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर के सोने और चांदी के ऊपर की जब परतें उतर जाती हैं तो उसके नीचे की धातु की सतह दिखाई पड़ने लगती है और वह बदरंग दिखने लगता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। अब देखिए ये जो दोनों परिस्थिति है ना, जो नया सामान बनाते समय उस पर क्या करते हैं, धातु का एक ऊपर से परत चढ़ा देते हैं। जो कम महंगा धातु होता है उसके ऊपर थोड़ा सा महंगा धातु का सिर्फ परत चढ़ा देते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग, मतलब एक कोई धातु है उसके ऊपर से दूसरी धातु की परत को हम लोग कैसे निक्षेपित मतलब चढ़ा सकते हैं, इसको अभी हम लोग समझने का नीचे कोशिश करते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप आप लोगों को दिखाया गया है, इसको अभी करेंगे हम लोग। क्रियाकलाप है 14.7, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 14.7 क्रियाकलाप समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 मिलीलीटर अशुद्ध जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक बैटरी है, इस बैटरी के माध्यम से क्या किया गया है कि 2 कॉपर के 2 पतले प्लेट लिए गए हैं तांबे के, इनको, और यहाँ पे बनाया गया है कॉपर सल्फेट का विलयन। जो नीले कलर का मतलब ब्लू कलर का यहाँ पे जो विलयन दिख रहा है यह कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्लियर है पहले प्यारे बच्चों। और इसमें क्या डूबा हुआ है, तांबा का 2 पट्टी डूबा हुआ है और ये दोनों जुड़े हुए हैं बैटरी से। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ तांबे के बजाय जो बूझो है ना, एक तरफ वाला जो टर्मिनल है, इधर वाला जो टर्मिनल है, इसको वह भूल जाता है
क्या भूल जाता है, इसके जगह पर वह कार्बन का जो अभी हम लोग वहां पे लगाए थे ना इलेक्ट्रोड, तो इस जगह पे वो कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा देता है गलती से, ठीक है। तो अब आगे का क्रिया कार्बन के इलेक्ट्रोड के हिसाब से आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। अब इधर वाला जो है इसको तांबे के प्लेट के जगह पे आप किसको समझेंगे कि ये कार्बन का प्लेट लगा हुआ है, कार्बन का प्लेट, एक मिनट रुकिएगा, कार्बन का क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन का प्लेट लगा हुआ है ना, एक मिनट आप रुकेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कार्बन का प्लेट लगा हुआ है, तो इसको आप लोग देखेंगे क्या लगा हुआ है, कार्बन का प्लेट, ठीक है। चलो आगे समझते हैं आगे क्या बताया गया है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उसमें से किसी एक में कुछ अंतर पाया जाता है, क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं, इस परत का रंग कैसा है, बैटरी के ऊपर टर्मिनल को नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो पूरा परीक्षण आप कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इन दोनों को इसमें डुबाते हैं तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो कार्बन वाला जो प्लेट है, इस कार्बन के प्लेट पे कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या होता है, कॉपर का एक परत ऊपर से चढ़ना शुरू हो जाता है कार्बन के ऊपर। तो कार्बन का जो टर्मिनल है वो कैसा है, काले कलर का है, तो उसके ऊपर से भूरे कलर का एक कॉपर का परत चढ़ जाता है। और वो कॉपर आता कहाँ से है भाई, अब यहाँ से कॉपर सल्फेट के घोल से तो कॉपर यहाँ पे जा रहा है, तो उसका जगह लेने के लिए इधर वाला जो कॉपर का प्लेट है ना, इस कॉपर के प्लेट से यहाँ पे कॉपर घुलते रहता है इस विलयन में, यही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसी तरह से जो क्या होता है, नए साइकिल बनते हैं या जो सामान बनते हैं या जो क्या बनते हैं, गहने बनते हैं, उनके ऊपर जब किसी दूसरे धातु का जो परत चढ़ाया जाता है, ठीक इसी तरह से उस पर परत चढ़ाया जाता है। इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट उसी बात को समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। विद्युत लेपन के क्रियाकलापों को करने के पश्चात पहली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार में इस बार वह क्या प्रेक्षण करेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोड को बदल देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड बदलने के बाद जो कंपाउंड घुलना था ना, वह नहीं घुलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। किस चीज में वियोजित होता है, कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन के कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा में कॉपर, देखिए यहाँ पे वही बात बताया गया है जो हम लोगों को पता है, समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। बस इतना सा बात यहाँ पे हो रहा है। एक इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे स्थानांतरित हो जाता है। अब देखिए जो बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके किताब में थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी में, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये बूझो साहब क्या किए थे, मैं पहले ही आपको बता दिया था ताकि आप लोगों को ये बाद में समझने में दिक्कत ना हो। बूझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई थी, वहां पे 2 तांबा का प्लेट लेना था ना, तो इसको एक ही प्लेट मिल पाया था, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया था। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। संयोजित करके किया, उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। इसलिए जो कार्बन का छड़ था उसके ऊपर भूरे कलर का किसका, तांबा का परत चढ़ गया था मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करके किसी धातु के ऊपर कोई वांछित किसी धातु का परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं। ये भी बात आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत लेपन क्या कहलाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रयोग है उसका जो
माने सबसे साधारण उपयोग आप कह सकते हैं, यह सबसे साधारण उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसी वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते। जैसे मान लो कोई कम दाम का धातु है, उसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक परत चढ़ा देते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, ठीक है। तो जो परत चढ़ाया जाने वाला धातु है उसमें कुछ ऐसा गुण होता है जिस धातु से कोई सामान बना है उसमें वह गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए एक परत हम लोग चढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह के टोटी, गैस बर्नर, साइकिल की हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। हालांकि वे बने हुए रहते हैं किस चीज़ के, वे बने हुए रहते हैं लोहे के, फिर भी उसके ऊपर से क्रोमियम का परत चढ़ा देने से वे सुंदर दिखने लगते हैं। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता। क्रोमियम का क्या खासियत है कि वो पहला तो चमकदार दिखता है, दूसरा वह संक्षारित नहीं होता, मतलब उस पर जंग कम लगता है। तो यह जो है इसके चलते उसके ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। यह खरोचों का प्रतिरोध करता है और उस पर स्क्रैच जल्दी से नहीं पड़ता। तथापि क्रोमियम महंगा है, और लेकिन क्रोमियम क्या होता है, महंगा होता है, तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा। और क्रोमियम से अगर हम लोग किसी चीज़ को बनाएंगे तो वह बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए हम लोग किसी वस्तु को क्रोमियम का यूज करके नहीं बनाते हैं। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। पहले कोई सस्ता धातु से वस्तु बना लेंगे और उसके ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ा देंगे। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी तथा सोने के जैसे ही प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। आप लोग मॉल वगैरह में जाते होंगे या कहीं पे ऑर्नामेंट्स वगैरह आपकी बहन वगैरह खरीदती होंगी तो आप उसको देख सकते हैं, मम्मी का ऑर्नामेंट्स देख सकते हैं इस तरह का। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। जो कंटेनर आता है ना, जिसमें भोजन रह के आता है, खाद्य पदार्थ रह के आते हैं, उसमें क्या होता है, लोहा का वह कंटेनर बना होता है, लेकिन उसके ऊपर किसका, टीन का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। उसके ऊपर किसका, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। टीन का एक गुण होता है कि लोहे की अपेक्षा यह कम क्रियाशील होता है, मतलब जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। लोहा में बहुत आसानी से जंग लग जाता है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। जो पुल वगैरह बनता है ना, या फिर स्वचालित वाहन जो बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लोहे के बने होते हैं और उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए। तो यहाँ तक तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि क्या बात चल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग समझने का आगे कोशिश करेंगे कि आगे क्या कहानी कही गई है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा। अब देखो, जब विद्युत लेपन हो जाता है तो वहाँ पे जो केमिकल्स बच जाते हैं उनका निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या। अब उनको कहाँ फेंके भाई, धरती पे फेंकेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण, पॉल्यूशन होगा, बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ तो जहरीले भी होते हैं। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कंपनी को विशेष प्रकार का दिशा निर्देश दिया गया रहता है कि इसको किस तरह से उपयोग किया जाना है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया। आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर कीजिए ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े और मैं ग्रो कर सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बना के ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।